Good morning everyone. So today I will start chapter 5 states of matter. ठीक है, चैप्टर 4 जो है सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है. सो टुडे वी विल डिस्कस स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ चैप्टर 5. तो आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है 9th-10th में कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स. ठीक है, 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आपने की थी. सो वन इज़ सॉलिड, लिक्विड, अदर इज गैसेस. ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि जो सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. आप एक स्टोन को ले लो, उसकी शेप और उसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा. उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. ठीक है, अब वो क्लोजली पैक्ड है तो इट मीन्स उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग. अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. मीन्स क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को कि नो डेफिनेट शेप, भी शेप डेफिनेट नहीं है बट वॉल्यूम डेफिनेट है. तो ये कैसे भाई, आपने एक गिलास पानी लिया है, ठीक है, उसमें अगर आप वही एक गिलास पानी अगर आप बाउल में डाल देते हो तो पानी तो उतना ही रहा. तो इट मीन्स उसका वॉल्यूम तो क्या है, डेफिनेट, बट शेप चेंज हो गई. भी पहले तो उसने शेप किसकी ली थी, ग्लास की, अब किसकी ले ली है, बाउल की. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होती बट क्या डेफिनेट होता है, वॉल्यूम. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वो क्या होंगे, लेस. इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है. नेक्स्ट करोगे आप गैसेस. तो गैसेस में ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है, तो ये कैसे, आपने देखा होगा कि अगर आपको मैंने बोला कि 1 लीटर गैस ले लो आप, ठीक है, उस 1 लीटर गैस को अगर आप एक बीकर में डाल देती है, छोटे बीकर में, तो उस बीकर का जो वॉल्यूम होगा, अब वो 1 लीटर गैस उतने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी. बट वही गैस अगर मैं बड़े वाले उसमें बीकर में डाल देती हूँ तो अब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. भाई अब आप सोच रहे होंगे कि लीटर तो दोनों में सेम था, भाई उसमें भी 1 लीटर लिया था और इसमें भी 1 लीटर लिया, बट गैस का वॉल्यूम चेंज क्यों हुआ. क्योंकि ये इसलिए होता है जब आपने छोटे बीकर में लिया, ठीक है, तो उसके बीच में जो स्पेस थे, गैसेस के बीच में जो स्पेस थे वो कम हो गए. बट जब आप बड़े बीकर में लेते हो तो उनके बीच के जो स्पेसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. तो देखो, जब भी हम वॉल्यूम मेज़र करते हैं किसी गैस का तो हम उस गैस का मेज़र नहीं करते, हम मेज़र करते हैं किसका, उस बीकर का जिसमें वो डाला गया है. तो अब जो गैस है वो कितनी मानी जाएगी, भाई सपोज ये 1 लीटर वॉल्यूम है इस बीकर का, तो गैस का वॉल्यूम भी कितना माना जाएगा, 1 लीटर. अब बड़े बीकर में डाल दिया तो बड़े बीकर का वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर, तो अब उतनी ही गैस का वॉल्यूम कितना माना जाएगा, 2 लीटर. ठीक है, और नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसकी डेफिनेट क्या नहीं होती, शेप. अब कैसे, नेक्स्ट अब आप क्या करोगे कि उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. कैसे नहीं होती डेफिनेट शेप, भाई देखो, छोटे बीकर में डाला तो उसने उसकी शेप ले ली, बड़े में डाला तो अब उसकी शेप चेंज हो गई है. ठीक है, तो इसीलिए गैसेस के अंदर ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम. उसके बाद आप करोगे डिफरेंस बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. तो अभी आपने किया डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड में होता है नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होंगी, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैसेस में. ठीक है, उसके बाद आप करोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. भाई जिसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है, सॉलिड में कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वेरी लो. और गैसेस में पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा. तो लिक्विड की बात करें तो ये सॉलिड और गैस के इंटरमीडिएट होगी भी, ना तो इतनी कम जितनी सॉलिड में होती है और ना ही इतनी ज़्यादा जितनी गैसेस में होती है. उसके बाद है डिफ्यूजिबिलिटी. तो डिफ्यूजिबिलिटी एक तरह से आप काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही ले सकते हो, यानी कितनी स्ट्रांगली वो डिफ्यूज़ हो रहा है, एक पोजीशन को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहा है. तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैस में, सबसे कम किस में होगी, सॉलिड में, बीच में किसके होगी, लिक्विड में. ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, कितना आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, सबसे ज़्यादा किसको कर सकते हो, गैस को, और सबसे कम सॉलिड को. ठीक है, कंप्रेस कैसे करोगे, क्यों सबसे ज़्यादा कंप्रेस होती है गैस, क्योंकि उसके अंदर जो स्पेस होते हैं उसको अब मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई. अब जैसे मैंने आपको बोला कि
आपने बोला कि मैं गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकती हूँ क्योंकि उनके बीच में क्या था, स्पेस। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, वो स्पेस क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई। ठीक है, बट सॉलिड के बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, वो कहाँ जाएंगे, इसीलिए वो कंप्रेस होते ही नहीं है। नेक्स्ट आप करोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसे आप किस टर्म में मेज़र कर रहे हो यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, तो अब आप जो यहाँ करोगे डिफरेंट टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप करोगे। तो फर्स्ट है कौन सी, डिस्पर्शन फोर्स, जिसको आप क्या बोलोगे, लंडन फोर्स। दूसरी क्या है, डाइपोल फोर्सेस। थर्ड क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो कौन सी होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ लिखा है जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। तो क्या मीनिंग है इसका, सबसे पहले तो आपको एक वर्ड बताऊंगी, एक वर्ड है यहाँ जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ डाइपोल। देखो मैंने लिखा HCl, H पे पॉजिटिव आता है, Cl पे नेगेटिव आता है, ये परमानेंट इनका चार्ज है, BH पॉजिटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही किसी कंपाउंड पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि देखो H यहाँ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा जब भी वो Cl से कंबाइन करेगा, और Cl कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा जब वो H से कंबाइन करेगा। तो ये इनके ऊपर चार्ज कैसा है, परमानेंट, जब वो किस फॉर्म में आएंगे, HCl की फॉर्म में। तो इसे बोलते हैं डाईपोल। ठीक है, तो डाईपोल एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ द पोलर मॉलिक्यूल। तो डाई वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसमें दो पोल हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाईपोल, जिस पे क्या हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें आयंस पर चार्ज हो, कौन सा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ये कह रहा है कि एक फोर्स है डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स, ये कब अराइज होती है, अगर आप कैसा एटम लेते हो, जो कैसा है, नॉन पोलर, ठीक है, और न्यूट्रल। इट मीन्स उसके ऊपर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी उस पर सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होना चाहिए। पर ये कहता है कि बिना चार्ज के फोर्स फिर कैसे अराइज होगा, वो कैसे होता है कि आपको पता है कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब ये मूव करते रहते हैं तो इनका जो पाथ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से यही एटम एक तरह से क्या बन जाता है, डाइपोल। और वो डाइपोल कैसा होगा, मोमेंट्री, यानी कुछ ही टाइम के लिए। ठीक है, तो वो टेम्परेरी डाइपोल बन जाएगा। तो कैसे, उस केस में होता क्या एक्चुअल में, ये पाथ से जब अपने पाथ को चेंज कर लेता है कुछ ही सेकंड्स के लिए, तो कैसे चेंज करेगा, उसी चेंज में, उसी सेकंड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो एक तरफ आ जाएगा और न्यूक्लियस एक तरफ आ जाएगा। तो अब इसमें क्या हो गया है, सेपरेशन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो जब इस तरह से जब सेपरेशन हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ ही सेकंड्स के लिए, ठीक है, तो इसे आप क्या बोलोगे, टेम्परेरी डाइपोल और मोमेंट्री डाइपोल। अब देखो मैंने बोला कि इसमें कुछ ही सेकंड के लिए ऐसा हुआ, तो ये अब दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में था। ठीक है, भैया अकेला तो नहीं होता, कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा दूसरे के कांटेक्ट में होता है। तो जैसे ही ये दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आया या दूसरे एटम के कांटेक्ट में आया, तो उसमें भी क्या हो गया, चार्ज अराइज हो गया। तो भैया अगर नेगेटिव इस तरफ है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और अपोजिट में क्या चला जाएगा, नेगेटिव। अब देखो क्या ये दोनों डाइपोल बन चुके हैं, बट कैसे हैं, टेम्परेरी। अब इनके बीच में कोई फोर्स अराइज हो जाएगी, उसे आप क्या बोलोगे, लंडन फोर्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्शन फोर्स। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ द डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब ये डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होती है, अभी आपको बताया मैंने कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है एक्चुअल में, डाइपोल का मीनिंग क्या है, दो पोल। अब ये जो फोर्स है इट इज़ द परमानेंट फोर्स। ठीक है, ये परमानेंट डाइपोल के बीच में आती है। तो परमानेंट डाइपोल क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया HCl, ठीक है, यानी कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, उसे आप क्या बोलोगे, परमानेंट डाइपोल। तो यानी दो
पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स आती है तो उसे आप क्या बोलोगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स। बट एक वर्ड लिखा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब डाइपोल वर्ड यहाँ यूज़ किया है तो इट मीन्स एक तो कैसा है परमानेंट, पर दूसरा कैसा है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मीनिंग है कि ओरिजिनल नहीं था, बाद में उस पर क्या किया हमने, क्रिएट किया है, उसे आप क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड। तो इट मीन्स एक मॉलिक्यूल तो पोलर है बट दूसरा कैसा है, नॉन पोलर। भी पोलर जैसे ही नॉन पोलर के कांटेक्ट में आए तो नॉन पोलर के ऊपर भी क्या आ गया, चार्ज। अब जिस पर बाद में आया उसे आप क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड, ठीक है। जो ऑलरेडी था उसे आप क्या बोलोगे, डाइपोल। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी उसे आप क्या बोलोगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। क्लियर। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे ही देती हूँ। जैसे सपोज मैंने लिया कि HCl, अब ये परमानेंट है या इंड्यूस्ड, आप इसे बोलोगे परमानेंट क्योंकि इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव है। बट ये किसके बीच में आ गया, नॉन पोलर के पास आ गया। तो नॉन पोलर सपोज मैंने कोई ले लिया कि F2, ठीक है। तो यहाँ F2 कैसे बॉन्डेड है, F और F के साथ इस तरह से। तो जैसे ही ये HCl इसके पास आएगा तो एक पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, दूसरे पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब इसमें टेम्परेरी क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है चार्ज, तो इसे आप क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी HCl और FF के बीच में, या HCl Br2 के बीच में, यानी कोई भी दो आप नॉन पोलर ले लो, ठीक है, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर ले लो, इसके बीच में जो फोर्स आ जाएगी दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसी तरह से आप और भी फोर्सेस की टाइप करोगे, ठीक है। तो जैसे सपोज मैं आपको दे देती हूँ कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो आपको जस्ट इसको नेम देखकर ही पहचान लेना। आयन यानी कोई भी आयन ले लो, आपने Na पॉजिटिव ले लिया सपोज, ठीक है। डाइपोल क्या ले लिया आपने, HCl ले लिया, ठीक है, HBr ले लिया या H2O ले लिया, ठीक है। आपने पोलर मॉलिक्यूल लेना है। तो एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसे आप क्या बोलोगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो आपको जस्ट नेम देखकर ही पहचानना है। अब मैं आपको बोल देती हूँ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की फोर्स है, ठीक है। एक क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आयन ने इंड्यूस किया किसके बीच में, किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज। तो अब उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, जैसे मान लो मैंने ले लिया Cl नेगेटिव, इसकी इंटरेक्शन में किससे देखूं, Br2 से, ठीक है। तो Br2 को आप कैसे लिखोगे, Br। अब इस नेगेटिव की वजह से इस Br पे क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी उसे आप क्या बोलोगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल क्यों बोला, क्योंकि हमने Br2 पे बाद में चार्ज को जनरेट किया है। क्लियर। सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, or you can say force of interaction between the molecules. So you will have to read up to this. Thank you. Good morning everyone. So today I will start chapter 5 states of matter. ठीक है, चैप्टर 4 जो है सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है. सो टुडे वी विल डिस्कस स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज़ चैप्टर 5. तो आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है 9th-10th में कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स, ठीक है, 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आपने की थी. सो वन इज़ सॉलिड, लिक्विड, अदर इज गैसेस. ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि जो सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. आप एक स्टोन को ले लो, उसकी शेप और उसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा. उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. ठीक है, अब वो क्लोजली पैक्ड है तो इट मीन्स उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग. अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. मीन्स क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को कि नो डेफिनेट शेप, भी शेप डेफिनेट नहीं है बट वॉल्यूम डेफिनेट है. तो ये कैसे, भाई आपने एक गिलास पानी लिया है, ठीक है, उसमें अगर आप वही एक गिलास पानी अगर आप बाउल में डाल देते हो तो पानी तो उतना ही रहा, तो इट मीन्स उसका वॉल्यूम तो क्या है, डेफिनेट, बट शेप चेंज हो गई. भी पहले तो उसने शेप किसकी ली थी, ग्लास की, अब किसकी ले ली है, बाउल की. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होती बट क्या डेफिनेट होता है, वॉल्यूम. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वो क्या होंगे, लेस. इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है. नेक्स्ट करोगे आप गैसेस. तो गैसेस में ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है.
नेक्स्ट अब आप क्या करोगे कि उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। कैसे नहीं होती डेफिनेट शेप? भाई देखो, छोटे बीकर में डाला तो उसने उसकी शेप ले ली, बड़े में डाला तो अब उसकी शेप चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए गैसेस के अंदर ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। उसके बाद आप करोगे डिफरेंस बिटवीन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अभी आपने किया डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड में होता है नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होंगी? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैसेस में, ठीक है। उसके बाद आप करोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। भाई जिसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है, सॉलिड में कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वेरी लो। और गैसेस में पार्टिकल्स क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। तो लिक्विड की बात करें तो ये सॉलिड और गैस के इंटरमीडिएट होगी भी, ना तो इतनी कम जितनी सॉलिड में होती है और ना ही इतनी ज़्यादा जितनी गैसेस में होती है। उसके बाद है डिफ्यूजिबिलिटी। तो डिफ्यूजिबिलिटी एक तरह से आप काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही ले सकते हो, यानी कितनी स्ट्रांगली वो डिफ्यूज़ हो रहा है, एक पोजीशन को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? गैस में। सबसे कम किस में होगी? सॉलिड में। बीच में किसके होगी? लिक्विड में, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, कितना आप उसको कंप्रेस कर सकते हो? सबसे ज़्यादा किसको कर सकते हो? गैस को। और सबसे कम सॉलिड को, ठीक है। कंप्रेस कैसे करोगे? क्यों सबसे ज़्यादा कंप्रेस होती है गैस? क्योंकि उसके अंदर जो स्पेस होते हैं उसको अब मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपने बोला कि मैं गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकती हूँ क्योंकि उनके बीच में क्या था? स्पेस। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे? एक दूसरे के पास आ जाएंगे, वो स्पेस क्या हो जाएगा? ऑक्यूपाई, ठीक है। बट सॉलिड के बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, वो कहाँ जाएंगे? इसीलिए वो कंप्रेस होते ही नहीं है। नेक्स्ट आप करोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? ये अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसे आप किस टर्म में मेज़र कर रहे हो यहाँ पर? इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। तो अब आप जो यहाँ करोगे डिफरेंट टाइप्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप करोगे। तो फर्स्ट है कौन सी? डिस्पर्शन फोर्स, जिसको आप क्या बोलोगे? लंडन फोर्स। दूसरी क्या है? डाइपोल फोर्सेस। थर्ड क्या है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है वो कौन सी होती है? डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी होगी? डाइपोल इंटरेक्शन। दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ लिखा है जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। तो क्या मीनिंग है इसका? सबसे पहले तो आपको एक वर्ड बताऊंगी। एक वर्ड है यहाँ जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ डाइपोल। देखो मैंने लिखा HCl, H पे पॉजिटिव आता है, Cl पे नेगेटिव आता है। ये परमानेंट इनका चार्ज है, भी H पॉजिटिव बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही किसी कंपाउंड पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि देखो H यहाँ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा जब भी वो Cl से कंबाइन करेगा, और Cl कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा जब वो H से कंबाइन करेगा। तो ये इनके ऊपर चार्ज कैसा है? परमानेंट। जब वो किस फॉर्म में आएंगे? HCl की फॉर्म में। तो इसे बोलते हैं डाईपोल, ठीक है। तो डाईपोल एक्चुअल में क्या होता है? इट इज़ द पोलर मॉलिक्यूल। तो डाई वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि इसमें दो पोल हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाईपोल? जिस पे क्या हो? ऐसा कंपाउंड जिसमें आयंस पर चार्ज हो, कौन सा? एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ये कह रहा है कि एक फोर्स है डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। ये कब अराइज होती है? अगर आप कैसा एटम लेते हो जो कैसा है? नॉन पोलर, ठीक है, और न्यूट्रल। इट मीन्स उसके ऊपर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी उस पर सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होना चाहिए। पर ये कहता है कि बिना चार्ज के फोर्स फिर कैसे अराइज होगा? वो कैसे होता है कि आपको पता है कि सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, उसके अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब ये मूव करते रहते हैं तो इनका जो पाथ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से यही एटम एक तरह से क्या बन जाता है? डाईपोल। और वो डाईपोल कैसा होगा? मोमेंटरी, यानी कुछ ही टाइम के लिए, ठीक है। तो वो टेम्परेरी डाईपोल बन जाएगा। तो कैसे? उस केस में होता क्या एक्चुअल में
ये पाथ से जब अपने पाथ को चेंज कर लेता है कुछ ही सेकंड्स के लिए, तो कैसे चेंज करेगा, उसी चेंज में, उसी सेकंड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो एक तरफ आ जाएगा और न्यूक्लियस एक तरफ आ जाएगा। तो अब इसमें क्या हो गया है, सेपरेशन ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो जब इस तरह से जब सेपरेशन हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ ही सेकंड्स के लिए, ठीक है, तो इसे आप क्या बोलोगे, टेम्परेरी डाइपोल और मोमेंटरी डाइपोल। अब देखो मैंने बोला कि इसमें कुछ ही सेकंड के लिए ऐसा हुआ, तो ये अब दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में था। ठीक है, भैया अकेला तो नहीं होता, कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा दूसरे के कांटेक्ट में होता है। तो जैसे ही ये दूसरे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आया या दूसरे एटम के कांटेक्ट में आया, तो उसमें भी क्या हो गया, चार्ज अराइज हो गया। तो भैया अगर नेगेटिव इस तरफ है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और अपोजिट में क्या चला जाएगा, नेगेटिव। अब देखो क्या ये दोनों डाइपोल बन चुके हैं, बट कैसे हैं, टेम्परेरी। अब इनके बीच में कोई फोर्स अराइज हो जाएगी, उसे आप क्या बोलोगे, लंडन फोर्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्शन फोर्स। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज द डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब ये डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होती है, अभी आपको बताया मैंने कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, एक्चुअल में डाइपोल का मीनिंग क्या है, दो पोल। अब ये जो फोर्स है इट इज़ द परमानेंट फोर्स। ठीक है, ये परमानेंट डाइपोल के बीच में आती है। तो परमानेंट डाइपोल क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया HCl, ठीक है, यानी कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, उसे आप क्या बोलोगे, परमानेंट डाइपोल। तो यानी दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स आती है तो उसे आप क्या बोलोगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स। बट एक वर्ड लिखा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, अब डाइपोल वर्ड यहाँ यूज़ किया है तो इट मीन्स एक तो कैसा है, परमानेंट, पर दूसरा कैसा है, इंड्यूस्ड। इंड्यूस का मीनिंग है कि ओरिजिनल नहीं था, बाद में उस पर क्या किया हमने, क्रिएट किया है, उसे आप क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड। तो इट मीन्स एक मॉलिक्यूल तो पोलर है बट दूसरा कैसा है, नॉन पोलर। भी पोलर जैसे ही नॉन पोलर के कांटेक्ट में आया तो नॉन पोलर के ऊपर भी क्या आ गया, चार्ज। अब जिस पर बाद में आया उसे आप क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड। ठीक है, जो ऑलरेडी था उसे आप क्या बोलोगे, डाइपोल। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी उसे आप क्या बोलोगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। क्लियर। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे ही देती हूँ। जैसे सपोज मैंने लिया कि HCl, अब ये परमानेंट है या इंड्यूस्ड, आप इसे बोलोगे परमानेंट क्योंकि इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव है। बट ये किसके बीच में आ गया, नॉन पोलर के पास आ गया। तो नॉन पोलर सपोज मैंने कोई ले लिया कि F2, ठीक है, तो यहाँ F2 कैसे बॉन्डेड है, F और F के साथ इस तरह से। तो जैसे ही ये HCl इसके पास आएगा तो एक पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, दूसरे पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब इसमें टेम्परेरी क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है चार्ज, तो इसे आप क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी HCl और FF के बीच में, या HCl Br2 के बीच में, यानी कोई भी दो आप नॉन पोलर ले लो, ठीक है, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर ले लो, इसके बीच में जो फोर्स आ जाएगी दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसी तरह से आप और भी फोर्सेस की टाइप करोगे, ठीक है। तो जैसे सपोज मैं आपको दे देती हूँ कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन, तो आपको जस्ट इसको नेम देखकर ही पहचान लेना। आयन यानी कोई भी आयन ले लो, आपने Na पॉजिटिव ले लिया सपोज, ठीक है। डाइपोल क्या ले लिया आपने, HCl ले लिया, ठीक है, HBr ले लिया या H2O ले लिया, ठीक है, आपने पोलर मॉलिक्यूल लेना है। तो एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसे आप क्या बोलोगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो आपको जस्ट नेम देखकर ही पहचानना है। अब मैं आपको बोल देती हूँ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की फोर्स है, ठीक है, एक क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आयन ने इंड्यूस किया किसके बीच में, किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज। तो अब उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, जैसे मान लो मैंने ले लिया Cl नेगेटिव, इसकी इंटरेक्शन में किससे देखूं, Br2 से, ठीक है। तो Br2 को आप कैसे लिखोगे, Br। अब इस नेगेटिव की वजह से इस Br पे क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी उसे आप क्या बोलोगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल क्यों बोला, क्योंकि हमने Br2 पे बाद में चार्ज को जनरेट किया है। क्लियर। सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, or you can say force of interaction between the molecules. So you will have to read up to this. Thank you.